गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से कमेंट करना, मैं लाइव हो चुकी हूँ ना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। लाइव हो ना मैं? हाँ जी, एक बार बताना मैं लाइव हूँ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके चलो फाइन, लाइव हूँ। आप ना सबसे पहले तो आपके बैच में स्पेशली मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा हवन ववन करो घर में। पता नहीं मेरी सुबह से क्लास बिल्कुल सही चलती है, लेकिन जैसे ही ये टाइम आता है, इस समय पर आते ही आपकी जैसे क्लास स्टार्ट होती है, कल देखो मैं पढ़ा रही थी, मेरा पीसी पूरा अपने आप अपडेट होने चला गया और उसके बाद किस्मत देखो वो वीडियो ही उड़ गई। वो से एक्चुअली ना जब आप क्लास खत्म करते हो ना तो वीडियो को सेव करना पड़ता है। अब मैं सेव कैसे करती, क्योंकि पहले ही ये आपका मेरा जो पूरा सिस्टम है ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट पे चला गया, फिर वो वीडियो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मैंने कहा चलो वापस पढ़ाएंगे। तो बड़ा तुम लोगों के बैच में इस समय कुछ प्रॉब्लम है हमारे इस कंप्यूटर में। आज फिर सेम वैसी प्रॉब्लम आई, मैं डर गई। मैंने कहा आज तो बच्चे मुझे खा लेंगे, और मैं इतनी देर से माइक लगा के घूम रही। मैंने कहा अगर आज इस बैच में प्रॉब्लम आई तो मैं इस बैच का टाइम ही चेंज कर दूंगी, क्योंकि ना इस समय पता नहीं कुछ होता है इस समय। लेकिन कोई बात नहीं, जय महाकाल, अब नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, भगवान जी बचा लीजिएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो बेटा हम पढ़ने जा रहे थे वही अपना पीरियोडिक फंक्शन, थोड़े से बचे हुए हैं तो जल्दी से वो फंक्शन कंप्लीट कर ले, क्योंकि कल वाली क्लास भी बेटा वापस मुझे रिपीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कल नहीं थी ना। ओके चलो, नहीं चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो वापस स्टार्ट करते हैं हम। पीरियोडिक फंक्शन बेटा डबल मेहनत होएगी, थोड़ा बहुत कल की क्लास का वापस रिपीट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आप दोनों में से किसी भी नाम से एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। या तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखिए या प्रॉपर्टीज, अरे क्या हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखिए या लिखिए आप पीरियोडिक फंक्शन, बात बराबर है। ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे आवर्त नियम, मतलब आवर्त सारणी के जो रूल हैं आपको वो पढ़ने हैं कि किस तरीके से आवर्त सारणी काम करती है। या आप लिख सकते हो आवर्त गुण, आवर्त गुण किस तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टी के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें पढ़ना है। और जब पीरियोडिक फंक्शन और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था वो वापस रिवाइज करते हैं, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसके बारे में? वैलेंसी के बारे में। तो पहला वैलेंसी ही देख लेते हैं। एक नंबर पे लिख लीजिए वैलेंसी, संयोजकता। और हाँ, मैं क्वेश्चंस की पीपीटी भी लगा ली हूं, ये देखो, ये क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आज अपने जल्दी होगी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो आज क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज कल पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको मालूम चल जाए कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल से। इसलिए मैंने यहां पर क्वेश्चन भी लगा दिए हैं। और अगर टाइम मिलेगा आज, मतलब आज अगर 1 घंटे में हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन, तब तो भैया हम ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, लेकिन करेंगे पक्का। चलो पहले लिखिए संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता। अब अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, तो आप जानते हैं वैलेंसी क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट है उसके एटम के जो लास्ट वाला शेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटर शेल, या हम इसे क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। किसी भी एटम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आगे, तो उसकी जो सबसे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस आउटर शेल को तो बोलते हैं संयोजी कक्षा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, एटॉमिक रेडियस इसके बाद पढ़ेंगे बेटा, पहले ये करवाते फिर एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सुनो कि वैलेंसी क्या होती है, पहले ये सुनो। कोई भी एलिमेंट है उसके एटम के आउटर शेल में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी अदर एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने से वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल बॉन्ड बनते हैं। अब ये या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट अपने डोनेट करेगा या लेगा, तो उसकी वैलेंसी जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है, सब पढ़ा चुकी हूं आपको
आपको मैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या कहलाता है? एनायन कहलाता है। इसे धनात्मक बोलते हैं, इसे ऋणात्मक बोलते हैं हिंदी में। तो अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? वैलेंसी से। वैलेंसी क्या हो गया? किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होने की जो पावर है, जो कंबाइंड होने की कैपेसिटी बोल लो आप, एक तत्व की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का दूसरे तत्व की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं, उसे हम संयोजकता कहते हैं। और जब हम वैलेंसी की बात करते हैं ग्रुप और पीरियड में, तो पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या बनता है? जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि जब जब हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? हम ग्रुप की बात करेंगे, हम समूह की बात करेंगे। जैसे अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं आपको, तो ये रहा आपका टॉप टू बॉटम। इस तरीके से आपको टॉप टू बॉटम आना है, ऊपर से नीचे। ये टॉप है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब बेटा, जब आप ग्रुप में वैलेंसी की बात करते हो, तो सारे के सारे एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जब एक ग्रुप की बात कर रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ग्रुप्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आप बताओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो उनकी वैलेंसी भी क्या रहेगी बेटा? बराबर रहेगी। मतलब वैलेंसी सेम रहती है। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी बराबर रहती है। जैसे मैं बात करूं, आपको एक एग्जांपल दूं, किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जानते हो आप, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 2 और 1। तो हाइड्रोजन का तो यही आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम का ये हो गया 1। सोडियम को लिखते हैं बेटा 2, 8, 10 और 1। तो सोडियम में भी क्या आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया। पोटेशियम का लिख लो 2, 8, 10 और 8 और 1। ठीक है, इस तरीके से आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 19 नंबर पे आता है पोटेशियम। तो 2, 8, 8, 1 हो गया। 8 दूनी 16, 17, 18 और 1 19। तो देखो, इन सबकी आउटर शेल में आप देख रहे होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और एक इलेक्ट्रॉन जब होता है, तो मैंने कहा है वो क्या करते हैं हमेशा? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी ग्रुप में आप वैलेंसी की बात करते हो, तो टॉप टू बॉटम आते हो, तो वैलेंसी चेंज नहीं होती है बेटा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले रुबिडियम की वैलेंसी कितनी है, तो आपको बस पता होना चाहिए रुबिडियम ग्रुप नंबर 1 में आता है। अगर आपसे पूछ ले सीजियम की वैलेंसी कितनी है, आपको इतना सा मालूम होना चाहिए रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। तो इनकी वैलेंसी क्या है? 1 है। 1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मैंने कहा था ना कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे देते हैं, चौथे वाले साझा करते हैं, म्यूचुअल बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और 4 के बाद वो इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि देना। वो बातें भी करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपसे पूछ लिया एल्यूमिनियम और गैलियम की वैलेंसी कितनी कितनी होती है, तो एल्यूमिनियम और गैलियम तो एक ही ग्रुप में है। कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 13 में। तो 13 वालों की वैलेंसी कितनी लिखी थी हमने? +3। इसका मतलब ये सब +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन? सुनो, बात तो ये आती है ना घुमा फिरा के, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ सकता है, जैसे आपको 4 एलिमेंट दिए, एक दे दिया पोटेशियम, एक दे दिया सोडियम, एक दे दिया फ्रांसियम और एक दे दिया आपको एल्यूमिनियम। अब आपसे पूछा कि इनमें से 4 एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट की वैलेंसी सेम नहीं है? तो किसकी सेम नहीं है? ये तीनों तो बेटा ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, तो ये तीनों तो +1 शो करेंगे वैलेंसी। और एल्यूमिनियम किस में आता है? 13 में। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग वैलेंसी होती है। तो पहली बात, जब ये अलग ग्रुप का है मेंबर, तो इसकी वैलेंसी अलग हो जाएगी। तो ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो कभी मार मत खाइएगा, ठीक है। तो या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वैलेंसी से, या बेटा जब ग्रुप की बात करेंगे तो वैलेंसी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि ग्रुप में तो वैलेंसी सेम रहती है और हम पढ़ भी चुके हैं। अब टॉप टू बॉटम तो आपकी वैलेंसी कभी चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं,
लेफ्ट से राइट। अब ये बताओ कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? मैम जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम पीरियड की बात करते हैं, आवर्त की बात करते हैं। और जब आवर्त में आप देखोगे कि वैलेंसी किस तरीके से होती है, तो ये वाला पीरियोडिक टेबल लगाओ। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पहले वैलेंसी बढ़ती है। देखो +1 वैलेंसी, +2 वैलेंसी, पहले दूसरे ग्रुप, फिर 13वें पे आओ। डी ब्लॉक की वैलेंसी अलग से निकालनी पड़ती है, बिकॉज ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मैं बता चुकी हूं आपको। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो हमें सबकी वैलेंसी अलग अलग निकालनी पड़ती है, ठीक है। जब हम 13 की बात करेंगे +3, फिर 14 में मैंने बताया था कि +4 होती है, और +4 वाले हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सह संयोजक बंध बनाता है। तो पहले तो बढ़ रही है, उसके बाद बेटा देखो इसकी कितनी होती है? -3, -2, -1, और 18 ग्रुप में तो वैलेंसी 0 होती है। तो आप खुद देख रहे होंगे कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो पहले वैलेंसी बढ़ती है। कहां तक बढ़ी? कहां तक बढ़ी है? तो 14 यहां तक, 14वें ग्रुप तक बढ़ी है, कहे सीता जी सुनो प्रभु तक। उसके बाद वैलेंसी क्या होती है? घटती है। तो लिख लीजिए, इसी चीज को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में अच्छे से, कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड्स में तो पहले वैलेंसी क्या होती है? पहले वैलेंसी बढ़ती है, वैलेंसी इंक्रीज होती है। अब ये बताओ कहां तक बढ़ती है? तो आप लिख दीजिएगा कि 14 नंबर के ग्रुप तक तो बढ़ती है, 14 नंबर के ग्रुप तक तो बढ़ती है, और आफ्टर देन valency will be decreases. After then valency will be decreases. उसके बाद वैलेंसी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी, मतलब संयोजकता में कमी आएगी। कहां से? 15 से, क्योंकि 15 वालों की होती है -3, 16 वालों की होती है -2, 17 वालों की होती है -1, और 18वां ग्रुप की होती है 0 वैलेंसी। इसीलिए तो हमने इन्हें नोबल गैसेस बोला था। तो बता दोगे कि एक जब ग्रुप में बात करेंगे, हमें अगर ग्रुप में एलिमेंट्स दे दिया तब तो भैया वैलेंसी सबकी सेम होती है ग्रुप में, और पीरियड में पहले वैलेंसी बढ़ती है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रुप तक बढ़ती है, तो बता दीजिएगा 14 नंबर के ग्रुप तक बढ़ती है, और उसके बाद डिक्रीज होने लग जाती है, घटने लग जाती है, और 18 नंबर के ग्रुप की वैलेंसी 0 होती है। और हैलोजन एलिमेंट की, हैलोजन किस में आते हैं? ग्रुप नंबर 17 में, उनकी वैलेंसी -1 होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इनकी कितनी होती है? -1 होती है। तो पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आ गया वैलेंसी का। वैलेंसी का बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ग्रुप में सेम, लेफ्ट से राइट जाएंगे 14 तक बढ़ेगी, आफ्टर देन इट विल बी डिक्रीज, फिर वैलेंसी संयोजकता में कमी आ जाएगी। ये हो गया पहला पीरियोडिक फंक्शन। अब चलते हैं दूसरे पीरियोडिक फंक्शन पे। सब नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में, क्योंकि कल की क्लास में यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा आपको। कल जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी उनमें फिर यही चीजें काम में आएंगी। दूसरा प्रॉपर्टी एक तो मुझे ना कोल्ड हो गया बहुत ज्यादा। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा, जब हम दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बेटा वो आती है एटॉमिक रेडियस। हालांकि कल मैंने ये पढ़ाया था एटॉमिक रेडियस वाला, लेकिन फिर से रिपीट कर देती हूं। एटॉमिक रेडियस को बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, पहले तो ये सुनो। कोई भी एटम है, उस एटम का न्यूक्लियस और उसकी सबसे आउटर वाली शेल है। आउटर वाली शेल मान लो ये है, 4 शेल है फॉर एग्जाम्पल। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, इनको KLMN बोलते हैं, SPDF बोलते हैं, वो सब बाकी बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ये इसकी आउटर शेल है। आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, भाई शेल में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस और इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस, ये दूरी है। इसी को ही एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, इसी को ही परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक और उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपके सामने बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भैया जिस भी एलिमेंट के, एटम के अंदर जितनी नंबर ऑफ शेल होंगी उतना ही ज्यादा उसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, उसका एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी।
अगर किसी एलिमेंट में शेल ही 2 हैं तो ये डिस्टेंस कम है तो इसका एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा, इसकी एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। इसमें 4 है तो इसका ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब जब नंबर ऑफ शेल मतलब जो कक्षाएं हैं वो इंक्रीज होंगी तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, परमाणु त्रिज्या भी इंक्रीज होगी। अब इसी चीज को लगा दो यहां पर, सेम चीज को लगा दो पीरियड में, पहले ग्रुप में लगा दो। चलो, जब ग्रुप्स की बात करते हैं और ग्रुप्स की जब बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम में आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, हम ग्रुप की बात करते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम या ग्रुप में आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस हमेशा बढ़ती है बेटा। क्या बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। तो लिख दीजिए एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। हिंदी में लिख दो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्यों बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कर देती हूं कि क्यों बढ़ती है। बेटा ध्यान से सुनना कि मैं यहां से नीचे आई हूं, पहले ग्रुप का एग्जांपल ले लो। पहले ग्रुप में कितनी शेल है, एक ही शेल है हाइड्रोजन में, यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का। लिथियम में बेटा 2 शेल होती हैं, पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, डिस्टेंस बढ़ गया बेटा। सोडियम में 3 होती हैं बेटा, 1 2 3, पहले में 2 8 और 1। तो देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल भी तो बढ़ रहा है। और जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, ऐसे पोटेशियम में देख लो, पोटेशियम में 4 होंगी बेटा, 2 8 8 8 दूनी 16 17 18 और 1। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 4 एलिमेंट दे देगा, ठीक है, और फिर पूछेगा कि इनमें से एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी, और वो देगा तो सेम ग्रुप के एलिमेंट देगा। जैसे आपको दे दिया सोडियम पोटेशियम लिथियम हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेल किसकी होंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और किसका, तो पोटेशियम का। तो पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने ये कहा है कि जब कभी भी आप टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसीलिए उनकी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक की क्लास में? देखो ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आएंगे ना तो प्लीज मुझे बता देना, तुरंत रोक देना, मुझे उसी समय रोक देना मुझे, ठीक है, कि अगर नहीं समझ में आती है। हाँ बेटा शिवशंकर, अभी आपकी वाली बात पे आई रही हूं मैं। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, एटॉमिक रेडियस बढ़ी, क्यों बढ़ी बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। अब आओ हम लेफ्ट से राइट की बात करते हैं। यहां पर केमिस्ट्री में थोड़े से, केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन। जहां केमिस्ट्री है वहीं एक्सेप्शन है, अपवाद है बेटा। केमिस्ट्री बनाई पूरा अपवादों से है। जब हम बात करते हैं लेफ्ट से राइट में, बाएं से दाएं बात करते हैं, तो जब लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे हो, पीरियड की बात कर रहे हो बेटा, आवर्त की बात कर रहे हो। और जब आवर्त में आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप अपनी नोटबुक में नोट करो कि एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज्ड। इसके पीछे का रीजन मैं देती हूं क्यों होती है। एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब है उसमें कमी आएगी, और जब कमी आएगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। उस एटम का साइज छोटा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है तो साइज भी छोटा हो रहा है। तो लिखिए परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। अब घटती क्यों है, तो एनसीईआरटी में उसका रीजन क्या दिया हुआ है, सुन लीजिए। एनसीईआरटी में रीजन दिया हुआ है कि क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सुन लीजिए ध्यान से, कि जब लेफ्ट से राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, प्रभावित नाभिक का चार्ज इंक्रीज होता है। और जब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता है तो बेटा ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस इस आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपनी तरफ खींचता है।
जब न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स में पढ़ा ना, न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ेगा, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। यही रीजन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, तो ये न्यूक्लियस इस बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस का, इस एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियस कमजोर होती है। कमजोर का मतलब वो डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। अब बेटा यहां पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं लेफ्ट से राइट में, तो यहां से पहले पीरियोडिक टेबल में सुनो, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ऐसे आओगे तो डिक्रीज होती जाती है यहां तक, 16 तक याद रखना, आपको कुछ चेंजेस नहीं है। अपवाद बनता है यहां पे 17वें और 18वें ग्रुप में एक्सेप्शन बनता है। तो पहले तो आप अपने नोटबुक में ये नोट करो कि 16 तक तो पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे करके 13, 14, 15, 16 वाले तक तो लेफ्ट तक क्या होगी, ये घटेगी। उसके बाद अगर इस रूल को मैं अपनाऊं तो ये बताओ कि सबसे छोटे एलिमेंट्स यहां पे 17वां ग्रुप हो गया, यहां पे 18वां ग्रुप हो गया। तो अगर एनसीईआरटी ये कह रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहा है, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहा है, तो इस हिसाब से सबसे छोटे एलिमेंट कौन से होने चाहिए, ये होना चाहिए। इनकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, सबसे कम, लास्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की होनी चाहिए। और लास्ट वाले में कौन आते हैं बेटा, नोबल गैसेस आती हैं। अब तो आइए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में कौन आती हैं, उत्कृष्ट गैसेस आती है। और इससे पहले वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें कौन आते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन बेटा यहां पर एक एक्सेप्शन बनता है। क्या बनता है, सुनो, इस लाइन के हिसाब से तो सबसे छोटे ये होने चाहिए थे, लेकिन सबसे छोटे होते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स, ये सबसे छोटे होते हैं। अब क्यों होते हैं सबसे छोटे, क्योंकि बेटा जो नोबल गैसेस होती हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो लगते हैं वांडरवाल फोर्सेस। कौन से, वांडरवाल रेडियस होती है। ये आप फोर्सेस या रेडियस के केस में लिख लो। यहां पर इन एलिमेंट्स में जो रेडियस होती है वो होती है वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल त्रिज्या। और जो 17 वाले होते हैं उनके अंदर होती है कोवेलेंट रेडियस। कौन सी रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, हिंदी में लिखना सहसंयोजी त्रिज्या। और आपने शायद इतना पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ही पढ़ा दूंगी आपको आगे, कि वांडरवाल फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस होते हैं। ये पढ़ा है कि वांडरवाल फोर्सेस सबसे कमजोर बल माने जाते हैं। यही रीजन है कि होने चाहिए थे सबसे छोटे 18 नंबर वाले ग्रुप, लेकिन 18 नंबर के ग्रुप के एलिमेंट्स में वांडरवाल रेडियस होती है और वांडरवाल रेडियस सबसे कमजोर रेडियस मानी जाती है। यही रीजन है कि कोवेलेंट रेडियस वाले एलिमेंट्स थोड़े से क्लोजली पैक्ड होते हैं, किसके मुकाबले में, वांडरवाल रेडियस वालों में। तो इनका थोड़े से एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब इनमें वांडरवाल रेडियस है, इसलिए बेटा सबसे छोटे ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से आप आओगे, पहला, दूसरा, फिर यहां पर 13, 14, 15, 16, फिर 18 लिखोगे और लास्ट में 17 लिखोगे। इसका मतलब मैम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की होनी चाहिए, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की, जिसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये आते हैं। और ये सबसे छोटी रेडियस लेकर बैठे हैं। और उनके बाद सबसे छोटी किसकी होगी, 18 वालों की, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, इस तरीके से। तो ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैंने सेम बात आपको यहां पढ़ा दी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने सुन लो ध्यान से। पहला क्वेश्चन, नोबल गैसेस के एलिमेंट्स के बीच में कौन सी रेडियस होती है, वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल त्रिज्या। हैलोजन एलिमेंट्स के
इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सी रेडियस होती है? आप बताओगे कोवेलेंट रेडियस होती है, सहसंयोजी त्रिज्या होती है। तो बता दीजिएगा कि सबसे छोटे कौन से हो गए हैं? हैलोजन हो गए हैं, और हैलोजन से सबसे छोटे तो आप बता देना ये। अब आपसे 4 एलिमेंट दे दिए, चलो मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मैं ही आपके एग्जामिनर बन जाऊं फिलहाल के लिए। तो मैंने 4 एलिमेंट दिए, आप बताइएगा इनमें से सबसे छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक है, मैंने दिया आपको एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन एंड नियोन। चलो ये बताओ इसमें से सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस किसकी है और सबसे छोटी किसकी है? पहले सबसे बड़ी त्रिज्या बताओ किसकी है, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी है, और फिर बताना बेटा सबसे छोटी किसकी है। चलो फटाक से आंसर करो। अब पीरियोडिक टेबल देखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में आपका पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगा, आप खुद से बताओ। एल्यूमिनियम 13 में आता है, सिलिकॉन कहे सुनो सीता जी प्रभु सीता यहां 14 में आती है, फ्लोरीन 17 में है, नियोन 18 में है। अब बताओ सबसे बड़ा किसका होना चाहिए? लेफ्ट से राइट चलो, जैसे से लेफ्ट से राइट आओगे तो बेटा घटती जाएगी, तो सबसे बड़ा तो किसका होना चाहिए? एल्यूमिनियम का, क्योंकि ये ऐसे इस तरीके से घट रही है। तो एल्यूमिनियम यहां बैठा है यहां पर, तो भाई एल्यूमिनियम की इधर वालों के मुकाबले में तो बड़ी है एटॉमिक रेडियस, है ना। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा बेटा? सबसे बड़ा। और अब आपको फ्लोरीन और नियोन में, नियोन 18वें में आता है, फ्लोरीन 17वें में आता है। 17वें वाले तो सबसे छोटे ही होते हैं ना, तो 17 के अंदर किसको दिया हुआ है? फ्लोरीन, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इससे छोटा नियोन, फिर इससे ये बता देना। ठीक है, तो बता दोगे एल्यूमिनियम सबसे बड़ा होगा। हाँ, एल्यूमिनियम बड़ा और फ्लोरीन छोटा, नियोन छोटा नहीं होगा। राहुल फिर मैं क्या समझा रही हूं बेटा? अगर आप नियोन आंसर कर रहे हैं तो फिर मेरा समझाना वेस्ट है ना। नियोन कैसे हो जाएगा? नियोन इज ए नोबल गैस और 18वें में आता है। 18वां मैंने बता दिया है। 18वां से भी छोटे कौन से होते हैं? 17 वाले। तो 17वें का एलिमेंट जो भी देखा सबसे छोटा टिक करके आ जाना। बाकी में ये ट्रिक लगा लेना भाई कि लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं तो कौन सा। ठीक है, तो प्लीज समझने की कोशिश करो। तो 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताई। जब वैलेंसी की बात करते हैं, ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, लेफ्ट से राइट में जाओगे पहले वैलेंसी बढ़ेगी 14 तक, उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज होगी। दूसरा एटॉमिक रेडियस, ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। जितना नंबर ऑफ शेल, डिस्टेंस ज्यादा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। लेफ्ट से राइट में जाएंगे एटॉमिक रेडियस घटती है, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको अपनी तरफ खींचता है। जितना खिंचाव होगा उतना ही साइज छोटा होता जाएगा एटॉमिक रेडियस का। तो पहले क्या होगा बेटा? आप बता देना 16 तक तो डिक्रीज होगी, उसके बाद 18 देन 17, बस। अब इतना आपको याद करना है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती। अब चलते हैं अगला पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अगला पीरियोडिक प्रॉपर्टी आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। IE पढ़ रखा है आपने फिजिक्स में, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई बच्चा बता सकता है क्या होता है IE? IE हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव। क्या होता है बेटा आयनन विभव? हाँ जी, क्या होता है आयनन विभव? कौन बच्चा बताएगा? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। चलो हाँ बताओ, भूल गए? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, बड़े ईमानदार हो यार। चलो IE क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सुन लो। कोई भी, पहले डेफिनेशन लिखवाऊं तो समझ में आएगा। मिनिमम रिक्वायर्ड, मिनिमम लिख लीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव loosely bounded electron, loosely bounded electron is known as IE। लिख दीजिए। लूजली बाउंडेड का मतलब है जो सबसे ढीले हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे ढीले का मतलब क्या हो गया? कमजोर हैं। ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी आप दोगे कि जिस एनर्जी को देकर आप किसी भी एलिमेंट की जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है इसे हटा लोगे। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है तो अपने आप थोड़ी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर अपने आप आता तो कभी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर ही नहीं काटता,
है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, आप चाहे इलेक्ट्रॉन निकालो चाहे इलेक्ट्रॉन अंदर डालो, आपको क्या देना होगा, एनर्जी देना होगा। तो वो दिया हुआ एनर्जी का अमाउंट, जिस एनर्जी के अमाउंट को देकर आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लिया, वो मिनिमम एनर्जी IE कहलाती है, आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आयनन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम एनर्जी, जैसे शिवशंकर ने बताया, बहुत सही बताया। सबसे बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी गई एनर्जी, बहुत सही विपुल, कि जो सबसे आउटर शेल में लूजली बाउंडेड, भाई मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को चूज करूंगी इसको थोड़ी सी एनर्जी दूं मैं और वो बाहर आ जाए, तो इसीलिए यहां पर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नाम एक टर्म ऐड किया गया है। तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को रिमूव, बाहर हटाने के लिए जो दिया गया एनर्जी है, उसी को आयनन विभव या आयनन एनर्जी कहा जाता है। और अब सुन लो एक बात मेरी ध्यान से, एग्जाम में आता है, आयनन एनर्जी हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसकी, साइज की। किसकी, साइज की, आकार की। अगर किसी एलिमेंट का आकार बढ़ेगा तो उसका IE घटेगा, क्योंकि आयनन विभव साइज का जस्ट अपोजिट होता है। जितना बड़ा साइज या जितने नंबर ऑफ शेल, भाई नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो तभी तो साइज बढ़ता है, तो जितना बड़ा साइज उतनी ही कम उसकी आयनन एनर्जी, उतनी ही उसकी आयनन एनर्जी कम। क्यों, क्यों, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्यों। अब सुनो बेटा, मान लो साइज इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारी शेल है, यहां पर इतना दूर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, वीक फोर्स लग रहे हैं। तो साइज बड़ा, नंबर ऑफ शेल बड़ा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच के फोर्सेस कम हैं, बहुत दुर्बल हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को हल्की सी एनर्जी दूंगी, जब ये फोर्सेस कमजोर हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा। तो जिस एलिमेंट के अंदर जितनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल जब बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे, उसका साइज बढ़ेगा। तो जितना बड़ा साइज, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच के फोर्सेस उतने ही कमजोर, जितने फोर्स कमजोर हैं तो कितनी, इतनी सी एनर्जी दूंगी, इतनी सी एनर्जी दूंगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा क्या, कि आयनन एनर्जी हमेशा साइज के अपोजिट होती है। साइज बढ़ेगा, आयनन विभव कम होगा। अब आप खुद बता सकते हो, आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, कि अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगी तो क्या होगा, बता दीजिए। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आई, ऊपर से नीचे आई, तो बताओ क्या बढ़ता है। थोड़ी देर पहले बताया था एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो आयनन एनर्जी क्या होगी, जल्दी बताओ, कम होगी। तो इस बार क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो IE क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, आयनन विभव में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, जितनी ज्यादा रेडियस उतना बड़ा साइज, जब साइज बढ़ा तो उल्टा IE, तो IE घटेगा। और जब मैं इधर से इधर जाऊंगी, इस बार लेफ्ट से राइट जाऊंगी, तो बेटा क्या होगा, IE इंक्रीज होगा। IE इंक्रीज होगा, बस वही केस वापस लग जाएगा 17 और 18 वाला, आप खुद लगा लोगे। 17 और 18 वाला आप खुद लगा लोगे केस, क्योंकि मैंने बता दिया है। अब इतना तो आपको आना चाहिए यार, कैलकुलेशन वगैरह सब आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं IE की, तो बता दोगे आप? चलो बताओ मुझे आप क्वेश्चन का आंसर करो। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, चलो बताओ सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसके पास है और सबसे कम किसके पास है? चलो बताओ, सबसे ज्यादा आयनन विभव इनमें से किसका होगा और सबसे कम किसका होगा? चलो बताओ, इस बार सही से आंसर देना। राहुल तुम तो स्पेशली ध्यान देना आंसर करने से पहले। हाँ जी,
बड़ा सबसे ज्यादा किसका होगा आयनन एनर्जी? भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, तो जब सबसे ऊपर होगा उसका ज्यादा होगा, सबसे नीचे होगा उसका कम होगा। अब ऊपर कौन है देख लो ना, ऊपर कैल्शियम बैठा है और सबसे नीचे कौन है? ये। तो इस बार आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और अगर मैं ऐसे पूछ लूं बेटा, इधर भी इधर से इधर पूछ लूं, बता दोगे ना आंसर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी? इस बार चलो पूछ ही लेते हैं, बता दो। स्ट्रोंसियम, गैलियम, आर्सेनिक, स्ट्रोंसियम, गैलियम, आर्सेनिक एंड एक और देती हूं आपको, आर्सेनिक एंड सल्फर। एंड सल्फर, आर्सेनिक में AS आएगा बेटा, आर्गन नहीं है। चलो बताओ इस बार सबसे ज्यादा किसका होगा, कम किसका होगा? ये एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, मेरे क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस बार ज्यादा किसका होगा, कम किसका होगा? मैं नहीं बताऊंगी गलत है कि सलत है, आप खुद ही अपने आप देखो, मैं नहीं बताऊंगी। चलो ज्यादा किसका होना चाहिए? लेफ्ट से राइट आते हैं तो इंक्रीज होता है। अब सबसे पहले लेफ्ट में कौन बैठा है ढूंढ लो इनमें से। सबसे पहले लेफ्ट में स्ट्रोंसियम यहां बैठा है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या दिया था? आर्सेनिक दिया था और गैलियम दिया था ना, हाँ गैलियम, और ये आपका सल्फर। आप तो बता दोगे ना? ठीक है, चलो। तो इस टाइप के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप आंसर दे दोगे बेटा, है ना? और दे भी देने चाहिए। कुछ नहीं, साइज ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक रेडियस कम होती है। जस्ट इसका अपोजिट कर दो आयनाइजेशन एनर्जी, तब कर दोगे। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बताओ जरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता? किसी भी एटम की आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, मैंने इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहा तो ऐड करने को जो दी गई एनर्जी है उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख लीजिएगा डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी टू, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट, स्पेंट का मतलब खर्च की गई, स्पेंट when electron is added to atom। to atom या आउटर शेल लिख दो बेटा, कोई भी लिख दो ना, इसमें से कोई वो नहीं है। किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए दी गई एनर्जी, दी गई एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। दी गई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो बेटा टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जब ऊपर से नीचे आओगे तब क्या होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तब क्या होता है? ऊपर से नीचे आने में मतलब ग्रुप की बात कर रहे हो आप, और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कमी आती है। और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। अब कौन बच्चा बताएगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू एटम डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं पीरियोडिक टेबल सामने लगा रही हूं, अब देख के बता दो। पहला एक ग्रुप पकड़ लो, ऊपर से नीचे आओ। पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही शेल है। अब बेटा जब एक ही शेल है तो ये शेल मतलब एटॉमिक रेडियस क्या है? छोटा है, और छोटा है तो ये फोर्सेस क्या होंगे? तगड़े होंगे, है ना? तो जब हम बात करते हैं तो फोर्सेस जब स्ट्रांग लग रहे हैं तो बेटा क्या होगा?
हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने में बिल्कुल शिवशंकर क्या होगी, इंक्रीज, और ऊपर से नीचे में आने में क्या होगी, डिक्रीज। तो यहां पर इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हल्की सी एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, किसके मुकाबले में, लिथियम वाले में। तो यहां पे आप बताओगे इसकी तो ज्यादा है, और फिर नीचे नीचे आते जाओगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है, कमी आती जाती है। और जब लेफ्ट से राइट में जाते हो तब क्या होता है, आप बता दीजिएगा, कमी आती है। और लेफ्ट से राइट में जाते हो तो बढ़ती है, और जब ऊपर से नीचे आते हो तो कमी आती है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में इतने नहीं आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आप मेरे दो क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मैंने आपसे पूछ लिया, चलो ये दोनों क्वेश्चन मैं पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बता दूं, फिर आपको बताती हूं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, इससे कोई एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं बनते। अगला प्रॉपर्टी 4 नंबर पे आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एग्जाम में आती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और हिंदी में कहा जाता है वैद्युत धनात्मकता, और यहां पे लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता, और इसे कहा जाता है वैद्युत धनात्मकता। वैद्युत धनात्मकता, धनात्मकता। अब क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले तो ये सुनो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव। देखो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के आउटर शेल में, उसने ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया। क्या कर दिया, दान कर दिया, और डोनेट करके अपने ऊपर कैसा चार्ज एक्सेप्ट कर लिया, कैटायन। कैटायन का मतलब धनात्मक आवेश को ग्रहण कर लिया। किसी भी एटम की आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, बड़ी आसानी से दे दिया, है ना। और आसानी से देकर अपने ऊपर कौन से चार्ज को एक्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसी को वैद्युत धनात्मकता कहा जाता है। किसी भी एटम के द्वारा, किसी भी एटम के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम द्वारा देकर डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करना, कैटायन बना लेना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो एक कैटायन ने इलेक्ट्रॉन दिया उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसे अपनी तरफ खींचने की जो पावर है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और खींच के उसको इलेक्ट्रॉन को ले लेना और अपने ऊपर कौन से चार्ज को एक्सेप्ट कर लेना, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश ले लेना, क्या कहलाता है आप बताओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, लिख भी लेना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस, टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज या टू फॉर्म कैटायन। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है किसी भी एटम के द्वारा, उसको अपनी तरफ खींचना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उसको ले लेना और ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेना, एनायन एक्सेप्ट कर लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। अब सुनो बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देकर अपने ऊपर पॉजिटिव आवेश ग्रहण कर लेते हैं, कैटायन फॉर्म कर लेते हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है, वैद्युत धनात्मक तत्व कहा जाता है, वैद्युत धनात्मक तत्व। और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में कि बेटा ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जो धातुएं होती हैं वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इसीलिए वो मेटल है, मतलब मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। और जो इनके द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको ग्रहण कर ले, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वैद्युत ऋणात्मक तत्व। उन्हें क्या कहा जाता है, वैद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। और आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं।
मतलब मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखते हैं। ये आगे फिर आएगा। अब हम जब पीरियोडिक फंक्शन में पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को देख ले, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख ले। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब ग्रुप की बात करेंगे बेटा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो किसकी बात करेंगे? ग्रुप की बात करेंगे। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सुन लेना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे बेचारे। तो जब आप किसी भी ग्रुप में आओगे, ऊपर से नीचे की बात करोगे, तो ये बेचारे एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, है ना। तो ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कम होती है, लेने की ज्यादा होती है। इसीलिए तो ये रीजन है, ये सारी क्या बैठी हैं इधर? नॉन मेटल बैठी हैं। क्यों बैठी है नॉन मेटल? क्योंकि नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले इधर इसीलिए रखे गए हैं हेनरी मोजले के द्वारा। ठीक है, ये बेचारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ये देखो, ये मेटल्स हैं। धीरे धीरे लेफ्ट से राइट जाओगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए तो यहां हमने नॉन मेटल, सारी नॉन मेटल तो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, उधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में कमी आती, लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सेम आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस लिख दो। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगी तो बेटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि अगर टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है तो इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। लिख दो, ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब लिखा तो है इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ रही है तो लेने की कम हो रही है, लेने की कम हो रही है। और जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन देने की कम हो रही है, लेने की ज्यादा हो रही है। इसी रीजन की वजह से हमने यहां पर नॉन मेटल्स को रखा है लास्ट में, यहां पर हमने नॉन मेटल्स को रखा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन को घोट के पी जाओ। पहला क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल का मोस्ट लगाओ पहले, पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व। लिखो, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व। अब कौन सा होगा बेटा? जो लेफ्ट में बैठा होगा और सबसे नीचे होगा, है ना। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो लेफ्ट में बैठा होगा और सबसे नीचे होगा, क्योंकि सबसे नीचे वाले की इंक्रीज होगी। अब देखो सबसे नीचे कौन होता है? आप बोलोगे फ्रांसियम। बेटा फ्रांसियम में बता चुके हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो फ्रांसियम को आप काउंट नहीं करते। सीजियम इधर बैठा है नीचे सबसे, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हो जाना चाहिए? CS बोले तो सीजियम, जिसका काम एटॉमिक वॉच में काम आता है। एक क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? हाँ जी, कौन सा होगा? मोस्ट, ये तो पढ़ रखा है हमने। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आसानी से बॉन्ड बना देता है इलेक्ट्रॉन लेके, कौन है वो? हाँ, सबसे अधिक या सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, आसानी से बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। हाँ जी, कौन होता है वो? NaCl, HCl, क्लोरीन। तो ये लो आपके आंसर, ये आपके आंसर। ओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन। लेकिन केमिस्ट्री वाले लैब में ज्यादातर काम कौन सा हैलाइड आता है? ये क्लोरीन। लेकिन आपको फ्लोरीन करके आना है, ठीक है। एग्जाम में फ्लोरीन ऑप्शन में ना हो, क्लोरीन ठीक करना है।
ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में जो होते हैं ना, जो लोग लैब में काम आते हैं, वो सबसे ज्यादा क्लोरीन ही काम में आता है। देखा होगा ना, NaCl, KCl, HCl, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन है यार, या तो ग्रुप से उठाएगा या पीरियड से उठाएगा, 4 एलिमेंट उठाएगा। अब देख लो, मैं ही उठा देती हूँ आपके सामने 4 एलिमेंट। मान लो पूछ लिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है मैंने, फंसना नहीं है यहां पे भाई साहब। जब सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम ही तो होगा। तो सबसे कम कौन सा होना चाहिए? सीजियम। ये कौन है महानुभ जो सोडियम लिख रहा है? मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं पूछा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है ऊपर से नीचे आने में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो घट किसकी सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की होगी ना इन चारों में से में। तो सीजियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो ये है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने वैलेंसी, सेम ग्रुप में सेम होते हैं, लेफ्ट से राइट जाओगे वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर घटेगी। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। लेफ्ट से राइट में जाओगे एटॉमिक रेडियस 17, 18 में एक्सेप्शन याद रखना है, बाकी जो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन, अगर हम आयनन विभव की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट अपोजिट होती है साइज की। जब साइज बढ़ रहा है कम होगी, जब साइज घट रहा है ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे सेम केस होता है आयनन विभव वाला ही। ऊपर से नीचे आने में आप बता दोगे बेटा जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है। लेफ्ट वाले ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं राइट वालों से। नहीं ऐसे लेफ्ट राइट हुआ ना, केमिस्ट्री में कैसे मानते हैं? टॉप राइट नहीं, केमिस्ट्री में ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, साइंस में बायो में ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो ठीक है, तो यहां वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, चाहे कैसे ही बोलूं मैं। तो इस तरीके से एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आप कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, बाकी मैं कल की क्लास में आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी बेटा, ये सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब आसान लगेंगे क्योंकि पढ़ लिए ना, बाकी तो टफ भी लग सकते हैं। ये हम कल मैं आपको करवा देती हूँ एक बार सारे क्वेश्चन, या आप कहो तो मैं, इतना टाइम नहीं है, आप कहो तो मैं इसका PDF डलवा दूँ, आप खुद से लगा लेना, खुद से लगाओ ज्यादा अच्छा रहेगा। और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप बताओ कैसे करना है। खुद से लगा लोगे तब तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे कल। और अगर आप कहोगे मैम आप करवा दो प्रैक्टिस, तो भाई मैं एक फिर मेरी पीरियोडिक टेबल दिमाग में घूम गई है, बहुत अच्छा। तो अगर आप चाहोगे कि मैं लगवा दूं क्वेश्चन, तो भैया फिर चैप्टर परसों स्टार्ट करेंगे। परसों शनिवार, फिर मंडे से ही करूंगी मैं। शनिवार इतवार क्लास नहीं लूंगी इस बार, क्योंकि मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो रहे हैं, घर बुला रहे हैं इतना। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मेरा घर बन रहा है, अभी तक बना कहाँ है वो, कोविड के चक्कर में इतना परेशान हो रहे हैं। पापा बुला रहे हो बहुत दिनों से, देखती हूँ घर जाने का प्लान कर रही हूँ। अच्छा मैं ही करा दूँ, ठीक है, फिर मैं ही करवा दूंगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी और PDF भी डलवा दूंगी, डोंट वरी। फाइनली हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इससे भी बड़ा चैप्टर अगला है आपका ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे ना फोन करके हमारी इंक्वायरी टीम को बोल रहे हैं कब सिलेबस होगा। तो यार फिर एक ऑप्शन है मेरे पास, मैं टोटल रिकॉर्ड वीडियो डलवा देती हूँ, वहां से भी देख लो और यहाँ से भी पढ़ लो यार। अगर जल्दी करनी है वो रिकॉर्ड वीडियो देख लो, फिर यही करवा देती हूँ मैं, और क्या ऑप्शन होगा, है ना? यही हो सकता है। नहीं कल क्लास होगी बेटा, इकोनॉमिक्स का क्लास हम दूसरी मैडम से करवाएंगे, आफरीन मैम से, क्योंकि वर्षा मैम का इकोनॉमिक्स हमने डलवाया था। बच्चों को प्रॉब्लम, टीचर नो डाउट वो बहुत अच्छी टीचर है, फंटास्टिक टीचर है, लेकिन उनके पास डिजिटल बोर्ड वगैरह सेटअप नहीं है और बच्चा पसंद नहीं कर पा रहा है, डिजिटल बोर्ड के बिना नहीं पढ़ पा रहा है। तो आफरीन मैम आपकी क्लास लेंगी, कल नहीं परसों से आफरीन मैम महासंगम बैच में क्लास लेंगी आपकी। ठीक है, लाइव लेंगी बिल्कुल, है ना? बता दूं एक बार फिर से बोल दूं, महासंगम बैच 4, कोई बच्चा पूछ रहा है मेरे से, तो महासंगम बैच 4 में सुन लीजिए, बैच 3 में
3 में भी और 4 में भी, दोनों में चलवा देंगे। 3 और 4 में इको चलेगा बेटा फ्राइडे से। टाइमिंग आप शेड्यूल में देख ले तो आप होशियार बालक हो। आफरीन मैम पढ़ाएंगी, आफरीन अजमत मैम, ठीक है। बहुत शानदार टीचर है, टाइम निकाला है उन्होंने, शादी वादी हो गई उनकी, शादी के बाद कौन पढ़ाता है ना। चलो, जानते होंगे आप में से कुछ बच्चे, वो मैम ना वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा पढ़ाती हैं तो पसंद नहीं करते हैं बच्चे। बाकी टीचर बहुत अच्छी है वर्षा मैम, ऐसा नहीं है। पीसीएस वाले बच्चे तो हमारे उन्हीं से पढ़ते हैं। चलो फिर कल प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके कहने पे, और फिर परसों से स्टार्ट कर देते हैं एक नया चैप्टर। हाँ, टीचर अच्छे हैं बेटा, कुमार सत्यम मुझे मालूम है, मैम बहुत अच्छी टीचर है। जिसको इकोनॉमिक्स ना समझ में आए अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से समझाती हैं आसानी से। चलो फिर कल मिलें आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।